सादत हसन मंटो एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने बहुत कम जाना है। मुख्तसर 42 बरस की जिंदगी के वक्त में वो सब लिख दिया जो घिनौना सच सामने तो था, मगर दुनिया आंख मूंदे चल रही थी। औरतें और उनका मर्म मंटो का प्रमुख विषय है। वेश्याओं पर होते जुल्म को नंगा किया है मंटो ने। बंटवारे की आग हो या फिर लोगों का पलायन, जो देखा हूबहू दुनिया ने उनके कलम से जाना है। लाइसेंस उनके दस्तावेज की पहली जिल्द से ली गई पहली कहानी है, जिसे आवाज दी है आसार असगर ने। अब्बू कोचवान बड़ा छेल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। वह कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उसको रोज़ाना 10-15 रुपये वसूल हो जाते, जो उसके लिए काफ़ी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता हुआ गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वह बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाट से बैठा है, ज़रा पगड़ी देखो कैसे तिरछी बंधी है। वह लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता। उसके घोड़े की चाल और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती। उसके हाथों ने घोड़े की बागें कुछ अंदाज में पकड़ी होती, जैसे उनको पकड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसा लगता जैसे घोड़ा उसके इशारों के बगैर चला जा रहा है, जैसे घोड़े को अपने मालिक के हुक्म की ज़रूरत ही नहीं। बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी बस दोनों एक हैं, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है, और वह हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकता था। वह सवारियां जिनको वह कबूल नहीं करता दिल ही दिल में उसको गालियां देती, बाज़ बद्दुआएं भी देती। खुदा करे इसका घमंड टूट जाए, खुदा करे इसका तांगा घोड़ा दरिया में जा गिरे। उसके होठों पर जो हल्की हल्की मूंछों की छाव में रहते थे, खुद एतिमाद मुस्कुराहट नाचती रहती। उसको देखते ही कई कोचवान जल भुन जाते। उसकी देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर नए तांगे बनवाए, तांगों को पीतल के साजो सामान से सजाया। फिर भी अब्बू के तांगे सी शान पैदा न हो सकी, और ना ही उन्हें वे गाहक नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोड़े के शैदाई थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज़ उसके कानों में भिनभिनाई। उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। एक औरत तांगे के बम के पास खड़ी थी। उसने औरत को बमुश्किल एक नज़र देखा, मगर औरत की तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खूब गई। वह औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग और सुतवा नाक, नाक की फुनक पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लांचा, सिर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में पूछा, वीरा, स्टेशन का क्या लोगे? उसके होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की सांवलाहट सुर्खी माइल हो गई। क्या लोगे स्टेशन का? उसने लड़की को अपनी नज़रों में समोते हुए कहा, तुझसे क्या लेना, भाग भरिए, चला बैठ तांगे में। लड़की ने घबराए हुए हाथों से अपना ढका हुआ मजबूत सीना ढका। कैसी बातें करते हो तुम? वह मुस्कुराया, चला अब बैठ भी जा, जो तू देना चाहे दे देना। लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर पायदान पर पांव रख तांगे में बैठ गई। चल जल्दी ले चल स्टेशन। उसने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। हाय हाय, तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े की सुमों के नीचे से निकल गईं। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। लड़की सहमी हुई बैठी थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी? आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है।
उसने मानी खेज अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? उसने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्हड़िए, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा टेशन एक है? उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा यह गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सिर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से यह भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना है। वह कश्मकश में थी, दोनों का टेशन एक हो या न हो, अब्बू बांका सजीला तो है। क्या वह अपनी बात का पक्का भी है? क्या वह अपना टेशन छोड़ दे? अब्बू की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुल की चाल चल रहा था। हवा खुनक थी। सड़क के दुरिया उगे हुए दरख्त भाग रहे थे और उसकी टहनियाँ झूम रही थीं। घुंघरुओं की ये एक आहंग झंझनाहट के सिवा कोई और आवाज़ नहीं थी। वह गर्दन मोड़े लड़की के सामने हुस्न को निगाहों से चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ से बांध दी और उचककर पिछली सीट पर लड़की के साथ आन बैठा। लड़की खामोश रही। उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागें मेरे हाथों में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे मेरे हाथ, लेकिन दूसरे ही लम्हे वह अब्बू के बाजुओं में थी और उसका दिल जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। अब्बू ने हौले से प्यार भरे लहजे में कहा, यह तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। कसम 11वें पीर की, मैं तांगा घोड़ा बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे रानी बना कर रखूंगा। कसम वादाहु ला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। उसने लड़की को अपने बाजुओं के हल्के से अलग किया। जाने क्या हो गया मुझे, चल तुझे टेशन छोड़ाऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तो मुझे हाथ लगा चुका है। उसकी गर्दन झुक गई। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर? उसका झुका हुआ सिर उठा। उसकी आंखें चमक उठी। भग भरिए, यह कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा, अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना दायां हाथ बढ़ाया तो ये ले मेरा हाथ। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम रहेगा। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। नाम लड़की का इनायत यानी नीति था और वह ज़िला गुजरात की मौचन थी। वह अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतज़ार करते ही रह गए और वह मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। अब्बू और नीति दोनों बहुत खुश थे। न नीति ने चाहा, न अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचा। न नीति के लिए सोने के कड़े बने, लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पूंजी से नीति को सोने की बालियां खरीद दी और कई रेशमी जोड़े बनवा दिए। नीति के लिए ये कम न था। लश लश करते हुए रेशमी लांचे में जब वह अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता। कसम पंजतन पाक की, दुनिया में तुझसे सुंदर कोई और नहीं। वह नीति को अपने सीने के साथ लगा देता। नीति, तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। दोनों को गाते, हंसते, सैरें करते और एक दूसरे की बलाएं लेते हुए 1 महीना गुजर पाया था कि दफ्तन एक रोज़ पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीति बालिग नहीं थी। नीति के अदालत में साबित कदम रहने के बावजूद अब्बू को 2 बरस की सज़ा हो गई। जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना तो अब्बू के साथ लिपट गई। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, तेरे घर में बैठकर तेरा इंतज़ार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी, जीती रह। मैंने तांगा घोड़ा दीनों के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया मगर वह उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली अब्बू के घर में रहने लगी। हर शाम दीना उसे 5 रुपये दे जाता जो उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा कुछ थोड़े से रुपये उसने जमा भी कर रखे थे। हफ्ते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकात जेल में होती। ये मुलाकात बहुत ही मुख्तसर होती।
उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वह उसने अब्बू को जेल में आसाइशें पहुंचाने में सर्फ कर दी। एक मुलाकात में अब्बू ने उसके बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, तेरी बालियां कहाँ गई री नीति? वह संतरी की तरफ देखकर मुस्कुराई, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तू मेरा इतना ख्याल ना रखा कर, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। उसने कुछ ना कहा और मुस्कुराती हुई चली आई कि मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका था। घर पहुंचकर वह बहुत रोई, घंटों आंसू बहाती रही। उस मुलाकात में उसने बड़े ज़ब्त से काम लिया था और मुस्कुराती रही थी। उसने महसूस किया था कि अब्बू की सेहत बुरी तरह गिर चुकी है। वह ग्रांडील अब्बू घुल घुलाकर आधा रह गया है। वह उसे पहचान न सकी थी। उसने सोचा, अब्बू को मेरा गम खा रहा है। जुदाई ने अब्बू की हालत कर दी है। गम, जुदाई, जेल का घटिया खाना, जेल की कड़ी मशक्क़त, इतना कुछ तो उसको मालूम था। ये मालूम नहीं था कि दिक का मर्ज अब्बू को विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज़्यादा ग्रांडील था, लेकिन दिक ने उसे चंद हफ्तों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया था। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर एन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। जब वह जेल से अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहदहू ला शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर दे। देख, मेरी एक ही निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना। और चन्नी बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया। इतनी जल्दी सब कुछ मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी। उसने सदमा बर्दाश्त कर ही लिया। वह तमाम दिन घर में तन्हे तन्हा पड़ी रहती थी। शाम को दीना आता, 5 रुपये उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता, भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी था। मुझसे जो हो सकेगा खुदा के हुक्म से ज़रूर करूँगा। जब नीति की इद्दत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ साफ लफ्ज़ों में नीति से कहा कि वह उससे शादी कर ले। नीति के जी में आई कि वह दीने को धक्का मारकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई, मुझे शादी नहीं करनी। उसी दिन से दीने के रवैये में फ़र्क आ गया। पहले वह बिला नागा शाम को 5 रुपये दे जाता था, अब वह कभी 4 रुपये देने लगा, कभी 3 की बहुत मंदा है। वह 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये था कि बीमार है, इसलिए तांगा जोत न सका। तांगे का कोई कल को पुर्जा ख़राब हो गया था, मरम्मत के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया। जब पानी सिर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने, अब तुम तकलीफ़ न करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी लहतो लाल के बाद बिलाखिर दीने ने बदिले नाखवास्ता तांगा घोड़ा नीति की तहवील में दे दिया। कई दिन तक सोचते रहने के बाद नीति ने तांगा घोड़ा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांझे के सुपुर्द कर दिया। चंद दिनों के बाद मांझे ने भी शादी की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार किया तो मांझे की आंखें भी बदल गईं। थक हार कर नीति ने तांगा घोड़ा एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। एक शाम वह अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था। उसने ढ्योरी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसे खरी खरी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। 8-10 रोज से तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा हुआ था। घास दाने का खर्च एक तरफ तो तबेले का किराया दूसरी तरफ। कोचवान थे कि कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और तो कोई पैसे भी मार लेता था। नीति सोच सोचकर पागल हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना तांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। जब वह अब्बू के साथ घूमने के लिए निकला करती थी तो तांगा वह खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ थी। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे,
फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? दफ्तरों में जाने वाली औरतें घरों में बैठकर भी तो हज़ारों औरतें काम करती हैं। हरज ही क्या है? फिर पेट तो किसी हीले से पालना ही है। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखिर में फैसला कर लिया कि तांगा वह खुद ही चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतमाद था। एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वह तबेले पहुंच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोड़े को नहलाया धुलाया और खूब प्यार किया। अभी सारे कोचवान हैरत ज़दा ही थे कि अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबेले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवां थे, जैसे वह तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बर्पा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतजार करते थे जब नीति और उसका तांगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो सवारियां नीति के तांगे में बैठने से झिझकी, मगर चंद ही दिनों में उनकी ये झिझक दूर हो गई। अब 1 मिनट के लिए भी नीति का तांगा खाली न रहता। इधर एक सवारी उतरती, उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने झगड़ने में भी लग जाती कि किस सवारी ने पहले नीति को बुलाया था। नीति को खूब आमदनी हो रही थी। उसने महसूस किया कि तांगा दिन भर चलता है, न उसको और न अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोच समझकर तांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर लिए। वह सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तांगा जोतने लगी। अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी ही। वह जानती थी कि बेशतर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठते हैं। वे बेमकसद उसे तांगा इधर उधर घुमाने फिराने को कहते हैं। तांगे में बैठकर आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, उसको सुनाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। वह अक्सर महसूस करती कि वह तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद लेते हैं। वह ये भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। वह तमाम एहसासात के बावजूद वह मुस्तरिब नहीं थी। अपनी खुद एतमादी के बायस वह पुरसुकून थी। एक दिन शहर की कमेटी ने उसे बुलाया और कहा, तुम तांगा नहीं चला सकती। उसने पूछा, जनाब, मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? लाइसेंस के बगैर तुम तांगा नहीं चला सकती। अगर तुमने लाइसेंस के बगैर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा और एक औरत को तांगा चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता। शहर की कमेटी ने जवाब दिया। उसने कहा, हुजूर, आप मेरा तांगा घोड़ा जब्त कर लें, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती। औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा चलाकर क्यों अपना पेट नहीं भर सकती? मुझे कोई और काम करना आता ही नहीं। तांगा घोड़ा मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? हुजूर, आप मुझ पर रहम करें। आप मुझे मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं? मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? बताइए ना मुझे। शहर की कमेटी ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठ जाओ, वहां कमाई ज्यादा है। नीति के अंदर जो नीति थी जलकर राख हो गई। उसने हौले से अच्छा जी कहा और चली गई। उसने औने पौने दामों में तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए वह खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने सारी नमी चूस ली हो। और अब्बू से मुखातिब हुई, अब्बू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ्तर में अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।